बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिड के बाद के जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत सिंपल, बहुत आसान हो सकती है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स करें। अच्छा, समर में आपको पता ही है कि समर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होता है, फास्ट पेस पे होता है। तो इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा अगर आप लोग एफर्ट्स करेंगे। तो बाकी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर एफर्ट्स नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक चैलेंज हो सकता है, एक मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक्स या चैप्टर्स की बात कर लें तो एज पर आउटलाइन जो है वो आपके 3 चैप्टर्स हैं। सही है, एज पर आउटलाइन 3 चैप्टर्स हैं। बुक ऑलरेडी अगर आपने देखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं देखी हुई तो वो भी देखने की तरतीब बनाया करें, क्योंकि बुक जो है बहरहाल बुक है, उससे फायदा हासिल करें। तो उसमें चैप्टर नंबर 11 है स्टेक स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पेड इन कैपिटल। अभी हम इसको आज आज या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन फिलहाल इतना जो है आप चैप्टर्स का नाम समझ लें। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, यानी 11, 12, 13 3 चैप्टर्स जो है वो आपने बुक में से देखने हैं। और उसको जो है वो हम इंशाल्लाह क्लासों में भी डिस्कस करेंगे, और बहुत आसान हो सकता है अगर आप एफर्ट्स करें तो। क्लासें टाइम पे सर लें। अगर जी। क्विज नहीं हो गया तो वो कुछ करे क्या? मतलब आप कल दोबारा लेंगे क्या? कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं, क्विज उसूली तौर पर उनके उस पे था, तो अगर आप कोई इशू हो तो आप सीआर के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो क्विज मुझे प्रोवाइड कर देंगे। मैं अगर किसी फिजिकल क्लास में अरेंज कर लूंगा अगर वो प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज जिनका हो चुका, जिनका नहीं हुआ तो वो सीआर के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर लें। सही। अच्छा, सही। दूसरा जो है वो मामला जो है वो सिंपल सा है। अभी यहाँ पर हमें जो फोकस रखना है, क्योंकि देखें आपके तकरीबन 15 मार्क्स के क्विज और 25 मार्क्स के मिड टर्म। तो 15 और 25, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का जो है वो आपका मामला एक लिहाज से कंक्लूड हो चुका। जो उसमें आने थे आ चुके, जो आने होंगे वो जो भी चीजें है ना, एक लिहाज से अब आपके पास है 60 मार्क्स। और 60 मार्क्स की इंपॉर्टेंस तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें फर्ज करें आपने 40 में से 40 भी लिए हुए हैं, लेकिन अगर 60 में से आप 10 नहीं ले पाए तो पास नहीं हो पाएंगे, या अच्छे ग्रेड लेने तो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 60 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्ज करें खुदा न खास्ता आपने 0 मार्क्स लिए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि बहरिया की क्या पॉलिसी है कि मिड दिए बगैर जो आप फाइनल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन जो है फर्ज करें कि हम कहें कि आपने 2 मार्क्स लिए, कि होता है बाज़ औक़ात, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ने मिड में बहुत कम लिए हुए होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात फिर फाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये 60 मार्क्स आपको मेक या ब्रेक कर सकते हैं। सही है ना। और इस 60 मार्क्स को भी बहुत आसान करते हैं, जो फॉर्मूला आपको पता ही है कि फाइनल के 40 मार्क्स होते हैं। तो फाइनल में जो है वो 40 मार्क्स होंगे। इन 3 चैप्टर्स को हमने देखा है, इसी में से इंशाल्लाह मेनली चीजें होंगी। सही। चैप्टर्स नंबर 1, 11, 12, 13, 11, 12, 13 ये ऑलरेडी बुक आपके पास होगी, नहीं होगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे कोशिश कर लूंगा कि इस तरह आप तक पहुंचाई जा सके। और आपकी लाइब्रेरी में जो है हार्ड कॉपी में ये बुक मौजूद है, आप वहां से इशू करा सकते हैं, वरना जो है वो हम इसको सीआर के थ्रू बात कर लेंगे क्या मैकेनिज्म इस पे हो सकता है। और बाकी जो है वो ये चैप्टर्स भी बड़े मजे के हैं। सही है। खास तौर पे अभी हम जैसे बात शुरू करेंगे कि पहले ही चैप्टर है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। सुनने में बड़ा थोड़ा सा हैवी सी टॉपिक लग रहा है ना, लेकिन इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके आसान करके हम समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे रियल लाइफ से कनेक्ट करें, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें। इसका फायदा हमारे माशरे को कैसे हो सकता है, इससे कनेक्ट करें। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफरेंट स्टाइल लगे, लेकिन बहरहाल जो भी है ऐसा ही है। तो और इंशाल्लाह इसमें जब आप दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे तो आपको खुद भी मजा आने लगेगा। आपको जब इल्म को आप अमल से कनेक्ट करते हुए जाएंगे, आप जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसको प्रैक्टिसेस से, उसको रियल लाइफ से, रियल सोसाइटी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो आपको बहुत जो है वो काम की चीजें इंशाल्लाह मिल सकती हैं और इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये चीज जो है वो जहन में रखें कि ये 3 चैप्टर्स, फाइनल के 40 मार्क्स। अच्छा, अब रहा मामला कि 20 मार्क्स किस चीज के होंगे। तो 20 मार्क्स आपको ऑलरेडी पता है कि 4 असाइनमेंट यहाँ पर होते हैं बहरिया के अंदर। तो उन 4 असाइनमेंट्स में जो है वो हम उसको बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में ब्रेकअप करेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन आपसे अगेन शेयर करता हूं, और इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या मैकेनिज्म अभी तक सोचा है। फर्दर इसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं वक्त के साथ साथ। थोड़ा सा मेरा मिजाज ये है कि चीज़ों को जो है फर्दर इम्प्रूव करने की तरफ जाता हूँ। तो इसमें ये है कि थोड़ी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड भी आपका शॉर्ट है। तो इसमें कोशिश यही होगी कि जो मेन है थीम, अब उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे हम फोकस करें ज्यादातर। अच्छा, वो होगा क्या। आपकी क्लास के जो मुझे लिस्ट मिली है 48 लोग हैं। और 48 लोग का मतलब ये है कि इन 48 लोगों में से अगर मुझे काम के चंद अफराद में मिल जाए, वो चंद अफराद एक भी हो सकता है,
और 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कोई भी इंटरेस्टेड ना हो काम करने में, और ये भी हो सकता है कि 10 हो, तो कोई मसला नहीं है। सारे 48 के 48 तो नहीं होंगे, इतना तो मुझे भी पता है ना, लेकिन 48 के 48 जो है वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक होंगे। तो उसमें होगा क्या, होगा ये कि अभी हम जब इस पे बात करेंगे, ओवरऑल 4 जो असाइनमेंट्स हैं वो 5 मार्क्स वाले, तो असाइनमेंट्स ये सब होंगे अंडर द प्रोजेक्ट। सही। ये जो है प्रोजेक्ट के अंडर होंगे। तो प्रोजेक्ट बेसिकली ये चारों जो कनेक्टेड असाइनमेंट्स हैं वो किस तरह होंगे कि सबसे पहले जो है वो आप में से कोई कम से कम 10 लोग ऐसे हों जो ख्वाब देख सकते हो। सही। देख सकते हैं, कितने लोग देख सकते हैं? सोने वाला नहीं, वो ख्वाब जो आपको सोने ना दे। वो मशहूर मकूला है ना कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो ड्रीम वर्क जिसे हम कह सकते हैं। अब ये कम से कम हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा हो, कम से कम, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, सारे ग्रुप मेंबर्स ऐसे हों जो ड्रीम वर्क करना चाहते हों, जो मुआशरे को कुछ फायदा देना चाहते हों, जो अगले जो है वो 10 साल में जो है वो अपने आप को भी किसी अच्छी जगह देख रहे हों, और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, अपनी सोसाइटी को भी जो है वो ग्रो करना चाहते हों। तो ये ड्रीम कहलाता है। यानी हम आज के दौर में एक बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजी है ना, विजन। विजन जो है वो बेसिकली, विजन यही है कि आप अपने एक टाइम पीरियड के बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अपने मुल्क को कहाँ देख रहे हैं, जो आपके दायरे इख्तियार में है, जो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर है, आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर है, उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यही चीज ड्रीम वर्क कहलाती है कि आपने मिसाल के तौर पर सोचा, यार मैं जो है वो मेरे मिसाल के तौर पर फादर का बिजनेस है, मैं उसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करूंगा अपने बिजनेस एजुकेशन के जरिए। दिस इज अ ड्रीम। सही। आप 10 साल में जो है टारगेट कर सकते हैं कि अभी मिसाल के तौर पर 5 एम्प्लॉयज हैं, मैं टारगेट करूंगा कि अगले 10 साल बाद जो है 50 एम्प्लॉयज हो। एक कारखाना है तो 3 कारखाने हो, एक 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 50 लोगों को रोजगार दें, इनडायरेक्टली जो है वो 1000 लोगों को रोजगार दें, सप्लायर, ये सारे मिला के। तो ये सारी चीजें ड्रीम, और इसमें भी ड्रीम में जो है ना, आपने सिर्फ दुनिया को नहीं फोकस करना, आखिरत को भी करना है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। तो आपने अपने बिजनेस एजुकेशन, और खास तौर पर अकाउंटिंग का कोर्स है, इससे रेलेवेंट जो है वो कोई ना कोई ख्वाब देखना है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, और सबने नहीं, कम से कम ग्रुप में एक बंदा ऐसा हो कि जो सोचे कि यार मुझे कुछ करना है। और क्या करना है, ये आपको कोर्स का ये प्रोजेक्ट है ना, ये आपको बेस लाइन देगा, इसके बाद उस पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो ड्रीम वर्क जो है कम से कम एटलीस्ट 1 पर्सन विद द टीम वर्क। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि ड्रीम तो हो गया, अब बाकी जो, मिसाल के तौर पर 10 लोगों ने ख्वाब देख लिया आपकी क्लास में से, अब बाकी जो 38 लोग हैं वो क्या करेंगे? अब जिन 10 लोगों ने ख्वाब देखा है वो अपनी टीम बनाएंगे उन बाकी 38 लोगों में से, या हो सकता है कुछ 2 ख्वाब कंबाइन हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें जो है ना वो आप कोशिश करेंगे कि अपनी टीम बनाएं, और टीम वर्क के जरिए ड्रीम वर्क तक पहुंचने की कोशिश करें। सही। अब इसमें पहला असाइनमेंट क्या होगा, ये तो हो गया ओवरऑल प्रोजेक्ट, ड्रीम वर्क विद द टीम वर्क। तो लेकिन अब इसमें पहला प्रोजेक्ट क्या, पहला जो असाइनमेंट होगा उसकी जो डेडलाइन आप समझ लें, आज हम 9th क्लास में हैं, अगली क्लास हमारी सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, इंशाल्लाह 10th क्लास हो जाएगी। तो 11th क्लास कब बन रही है? नेक्स्ट मंडे को। सही है, नेक्स्ट मंडे को जो है वो आपका प्रपोजल तैयार हो उसका, आपकी ड्रीम भी तैयार हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और किसके साथ करना चाह रहे हैं, अपनी टीम भी तैयार हो इसी क्लास में से कम फिलहाल स्पोर्ट्स की हद तक तो। अच्छा, ये टीम जो है जरूरी नहीं है ये ताहयात हो ना, ड्रीम तो ताहयात होना चाहिए, ड्रीम तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म में सबको लेकर ना चलना चाहें, तो इस कोर्स की हद तक जो है ना वो आप कम से कम जो है 3-4 लोगों को, यानी टोटल मैक्सिमम जो है वो 5 लोग हों एक टीम के अंदर, एक ग्रुप के अंदर 5 लोग हों, और मिनिमम एक भी हो सकता है, अगर उसको कोई बंदा काम का नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अकेले कर ले, लेकिन मैक्सिमम 5 होने चाहिए। तो उसमें जो है वो ड्रीम वर्क के अंदर आप अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों से इंटरेक्शन करना आए, ये सारी चीजें। तो प्रपोजल जो है वो आपने तैयार रखना होगा। मंडे को हम मौका देखेंगे, फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे को, तो हो सकता है कि प्रपोजल के लिए इनवाइट कर लें, और उससे पहले यानी मंडे को क्लास होगी, तो संडे तक जो है वो उसको आपको बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों को तो इंशाल्लाह एलएमएस ओपन हो जाएगा एज सुन, और बाकी बीबीए वालों का भी हो जाएगा जैसे ही। तो वहां फिर आप लोगों ने अपना प्रपोजल अपलोड करना होगा। प्रपोजल का आपको ऑलरेडी पता है कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, और उसके साथ साथ जो है वो एक प्रेजेंटेशन होगी। तो मंडे को जो है वो आपको प्रेजेंट करना हो सकता है।
सही, ये प्रपोजल स्टेज है। उसमें जो भी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है फिर आप जो फर्स्ट असाइनमेंट आपका एक क्लास से डेडलाइन उसकी संडे आ गई, जो अभी संडे हमारा आ रहा है वो फर्स्ट असाइनमेंट आ गया 11th क्लास से प्रीवियस डे तक। उसके बाद जो हमारा जब आपने एक्चुअल उस पर काम करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पीपीटी जो है वो बनानी होगी, तो उसको फिर मैं एक मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा क्या करना है। तो वो हमने 14th क्लास से पहले, चूंकि टोटल हमारी जो है वो 16th क्लास है, 16 क्लासें हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि 14th क्लास से पहले जो है वो उसको हम उसका मैकेनिज्म बना लें। तो उसकी वर्किंग आपने कोशिश करनी है 14th क्लास से पहले, और बाकी भी जो है असाइनमेंट्स इसी तरह उसको प्रेजेंट करना होगा, उसकी रिपोर्ट होगी, उसको अपलोड एक जगह करना होगा, जो मैंने आपको लिंक्डइन और रिसर्च गेट बताया है। अपने अपने प्रेफरेंस के लिहाज से जो लोग प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं वो लिंक्डइन पे, और जो लोग जो है वो रिसर्च साइट पे, एकेडमिया साइट पे आना चाह रहे हैं वो रिसर्च गेट पे। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि दोनों जगहों पे जो है वो अकाउंट हो उसी का जिसका ड्रीम है, कम से कम। सही है, जिसका ड्रीम है उसके जो है वो उसका रिपोर्ट जो है वो हो, और उसको जो है वो आप लोग पब्लिश करें, और फर्दर जो है फिर पावर पॉइंट और रिपोर्ट्स की ये मैकेनिज्म है। तो ये जो है ये आपका जो 20 मार्क्स के 4 असाइनमेंट हैं, ये चारों असाइनमेंट इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से मुंसलिक होंगे। इस टाइम पीरियड में जो 1 महीने के करीब टाइम बन रहा है, बल्कि शायद उससे कम बन रहा है, लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो ढंग का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। सही, और ये काम आपके लिए जिंदगी भर का यादगार, सबके लिए नहीं, जो जाहिर सी बात है सिर्फ काम चलाओ पॉलिसी के वाले हैं, जो जस्ट सिर्फ कोर्स पास करना चाह रहे हैं या फेल करना चाह रहे हैं, जो भी उनका कोर्स गुजारने का इरादा है, वो तो जाहिर सी बात है जस्ट इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। मुझे एक बंदा मिल जाए, काम का मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बाकी लोग, जाहिर सी बात है उनका अंदाजा हो जाएगा, उनके काम से अंदाजा हो जाएगा कि वो जस्ट काम चलाओ पॉलिसी वाले हैं, तो हम भी उनसे काम चलाओ पॉलिसी कर लेंगे। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि वो एक फर्द, हर बंदा सोचे कि मैं क्यों ना हूँ। सही ना, और 10 हो जाए तो और अच्छा है, सारे तो नहीं होते कभी भी। तो ड्रीम वर्क वाले मुझे चाहिए कम से कम जो है ऐसे लोग जो अपने लिए, मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उम्मत के लिए जो है सोच सकें, ख्वाब देख सकें। वो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान जो है वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, तो वो ख्वाब ही विजन कहलाता है। वो उनका विजन था कि एक ऐसी मुमलिकत होनी चाहिए। 14 अगस्त का सीजन है आजकल, और ये वाली चीजें थोड़ा बहुत आपने बचपन में पढ़ी होंगी, अभी दोबारा भी शायद रिवाइज हो जाए। जो ख्वाब देखा था, फर्स्ट टाइम किसी एक ने जहनन क्रिएशन की होती है, फर्स्ट टाइम किसी एक ने जो है वो जहन में सोचा होता है, फिर वो कम्युनिकेट करता है, अपनी टीम डेवलप करता है। कायद आजम को उन्होंने इंग्लैंड से बुलाया, उन्होंने जो वो अपना ख्वाब जो है वो अल्फाज में इलाहाबाद के खुतबे के अंदर प्रेजेंट किया, तो वो ख्वाब जो है वो पाकिस्तान की सूरत में आज है। फिर वो ख्वाब 2 टुकड़े में बढ़ गया 1971 में, आपके सामने की बात है, या शायद आपके इल्म में है नहीं है कि पाकिस्तान जो है मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, तो 1971 में 2 हिस्सों में ख्वाब टूट गया। लेकिन आज भी अभी रिसेंट तस्वीर आई कि उसी बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक पाकिस्तानी परचम और बांग्लादेश का परचम साथ रह रहा है। तो कोई बात नहीं, हम साथ नहीं भी हों, दिल साथ हो तो कोई बात नहीं। तो वो ख्वाब जो है दोबारा एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि अपनी जगह उम्मत के तौर पर जो है मुत्तहिद हो सकता है। तो इसी तरह आपका अपना ख्वाब जो इस कोर्स की हद तक जो है वो कोर्स से रेलिवेंट हो, बाकी जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में उससे बियॉन्ड भी आगे बहुत आगे बढ़े, अल्लाह करे बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे जो है वो चंद अफराद, सही, कम हों काम के हों, वो चाहिए, और फिर वो अपनी टीम डेवलप करें इस कोर्स के हद तक, इस कोर्स में से, और बाकी जो है वो फ्यूचर में बियॉन्ड दी कोर्स। तो ये जो है ये हमारा इंशाल्लाह एक आपका यादगार एक्सपीरियंस उन लोगों का कम से कम हो जाएगा जो कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में। सही है, जिंदगी जो है वो मुख्तसर है, आपके इल्म में ही है, और इसमें जो है वो कर जाएंगे तो आगे जो है वो आखिरत में जो है वो इसका लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पाएंगे। और अगर कुछ नहीं कर सकेंगे तो जिस तरह समर का कोर्स बहुत फास्ट ट्रैक पे गुजरता है ना, तो जिंदगी के आखिर में अंदाजा होता है कि जिंदगी भी ऐसे ही फास्ट ट्रैक पे गुजरती है। और सेकेंड हाफ तो वैसे ही बहुत तेज गुजरता है ना। नॉर्मली फर्स्ट हाफ तो फिर भी थोड़ा स्लो लगता है, सेकेंड हाफ तो पता ही नहीं चलता कि अभी शुरू हुआ था कल खत्म हो गया। तो अभी हमारे पास जो है 7 तारीख 8 अगस्त 2024 का जो टाइम है, इससे लेकर 29 अगस्त के आपके फाइनल पेपर हैं, तो उससे पहले तक आप समझ लें कि तकरीबन 20-22 दिन का टाइम है। 20-22 दिन में अगर आप इसको दिनों में काउंट करें 22 दिन, हफ्तों में काउंट करें 3 हफ्ते, घंटों में काउंट करें तो 168 घंटे हर हफ्ते में होते हैं। आप अगर जो है ज्यादा नहीं 4 घंटे भी हर हफ्ते देते हैं तो 4 तिये 12 घंटे, 12 वर्किंग आवर्स किसी काम पे लग के किए जाएं तो बहुत जबरदस्त काम हो सकता है, एक काम की बुनियाद बन सकता है। सही है ना, यही प्रोजेक्ट आप आगे चल के दूसरे प्रोजेक्ट्स में फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एक अच्छी चीज जो है वो आपके लिए
बन सकती है। तो सबसे पहले तो सोचना शुरू करना है ना। तो पहला टास्क, पहला असाइनमेंट ये है कि ड्रीम सोचना है, या जो लोग ड्रीम खुद नहीं सोचना चाह रहे वो किसी ड्रीम सोचने वाले के साथ मुंसलिक होने की तैयारी करें। और इस हवाले से पहला असाइनमेंट जो है वो आपका प्रपोजल है कि क्या, अच्छा प्रपोजल भी बहुत आसान। प्रपोजल बेसिकली प्लानिंग को कहते हैं। प्रपोजल आप रिसर्च में भी आगे पढ़ेंगे, वैसे भी प्रपोजल जो है ना वो बेसिकली प्लान होता है। सही, प्रपोजल इज अ प्लान। और प्लानिंग बहुत आसान काम है। 5W1H ये वाला टूल जो है वो आपको हर जगह काम आएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सादा, लेकिन बहुत इफेक्टिव। 5W1H, आपने किसी चीज की प्लानिंग करनी है, मिसाल के तौर पर आप इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, व्हाट। सही है। 5W1H तो समझते हैं ना, सब समझते हैं या कोई ऐसा है ना समझता हूँ? 5W1H सही है। क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सारे जो है वो कहाँ करना है, ये सारी जो है वो 5W1H के सवालात उठाते जाएं और उसका जो है जवाब तलाश करें। तो ये जो है ये चीजें आपको मुफीद हो जाएंगे। उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ब्रेकअप कर सकते हैं, मिड टर्म में ब्रेकअप कर सकते हैं। मिड टर्म से मुराद ये आपका मिड टर्म एग्जाम नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म जो है more than 5 years, शॉर्ट टर्म जो है less than 1 year, और बिटवीन दैट जो है वो मिड टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आप एक गोल गोल सेटिंग टेक्निक होती है। ये जो है ये स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक। सही है, स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक कहलाती है। ये सुना है किसी ने स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक? ये जिसका ड्रीम है वो इसको सेट करे, बाकी लोगों से वो काम ले। सही है, इसमें बाकी लोगों का रोल जो है वो सपोर्टिव हो, और एक से ज्यादा ड्रीम है तो फिर वो आपस में एडजस्ट करें, या दो टीम्स बना लें। तो मिनिमम एक बंदे की भी टीम चल जाएगी, 1 मैन आर्मी, लेकिन मैक्सिमम 5। तो 5 में जो है वो बाकी 4 जो है वो फिर ड्रीम वर्क वाले को सपोर्ट करें, ताकि ये है कि वो खुद अभी ड्रीम नहीं सोच सकते, तो ये है कि किसी और की ड्रीम में सपोर्ट अप बने। और इंशाल्लाह ये एक अगर कोई ऐसा काम आप करने में कामयाब हो जाते हैं जो न सिर्फ इस दुनिया के लिए मुफीद हो, बल्कि हो सकता है आखिरत के लिए भी मुफीद काम करने में कामयाब हो जाए, तो ये जो है ये आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी की कोई बात हो, कोई ऐसी चीज जो वजाहत तलब हो? बिल्कुल सिंपल है। इसको मैंने रिकॉर्ड भी इसलिए कर लिया ताकि बाद में भी जो है जो लोग सुने वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, दोबारा सुन सकें। इसको मैं आपको जो है वो प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। ओके। सर एक दफा आप रिपीट कर देंगे स्टार्टिंग वाला? बस ये रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा तो कई दफा आप रिपीट कर सकेंगे। खुलासा मैं बता देता हूँ सिंपल सा, कि ये जो 20 मार्क्स हमारे असाइनमेंट्स के 4 असाइनमेंट्स के, ये सारे जो है ये चारों असाइनमेंट्स जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे। पहला असाइनमेंट उसमें से है कि आपने एक एक आइडिया सोचना है, एक ख्वाब सोचना है, जो आप जिसके लिए अपनी टीम डेवलप करेंगे और प्रपोजल डेवलप करेंगे, नेक्स्ट संडे तक उसको अपलोड कर देंगे। तो ये पहला असाइनमेंट है। उसके बाद उसी पर जो है वो आप वर्किंग शुरू करेंगे। जो भी आपका प्रपोजल होगा, जिसको हम मंडे वाली क्लास में डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे, उसमें जो भी सजेशंस देनी होंगी वो देके उसको नोट डाउन करेंगे आप मंडे वाली क्लास में। तो ये आपका जो है ये पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, यानी पहला असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट फिर उसकी बेस पर आप वर्किंग करके उसकी जो भी डेडलाइन हमने 14th क्लास रखी है तो उससे एक दिन पहले जो है उसको अपलोड करना होगा। तो उसकी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन जो है ये बनाएंगे, और फिर उसको फिर प्रेजेंट करना होगा 15th क्लास में और 15th 16th क्लास में। तो 14 तक जो है चीजें आपकी तैयार हो तो 14 15 16 में जो है वो हम उस पर फर्दर आगे बात कर सकेंगे। सही। अच्छा जी, सवाल किया है हमारे पास उसामा कमर ने, बिजनेस आइडिया हो सकता है इसमें? सर बिल्कुल हो सकता है। बिजनेस आप मिसाल के तौर पर एक बिजनेस का आइडिया बनाएं, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका आइडिया बना सकते हैं। कोई नया बिजनेस आप करना चाह रहे हैं अगले 10 साल में, तो उसका आइडिया बना सकते हैं। अच्छा, उसमें जैसे मैंने ये पब्लिश वाली बात की है, तो उसमें आप आम पब्लिक को शेयर करना चाह रहे हैं तो भी ऑप्शन है, और नहीं भी करना चाह रहे तो उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म हम देख लेंगे कि, लेकिन बेहतर यही है कि इस तरह की कोई चीज हो जो आप पब्लिक से भी शेयर करना चाहें, तो अच्छी बात है, लोगों को भी फायदा हो। वरना नॉर्मली इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, कई घंटों की मेहनत होती है, कई लोगों की मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो नॉर्मली टाके निसिया में जाके खो जाते हैं, यानी वो भूल जाते हैं। हम खुद भी नहीं पता होता हमने क्या क्या काम किए हैं जिंदगी में। तो ये चीजें जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हों, तो फ्यूचर में भी आपको खुद भी काम आ सकेंगी, दूसरों को भी आ सकेंगी। तो ये एक अच्छी चीज होगी अगर आप बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं। बिजनेस और बेहतर इसमें फोकस यही रखना है कि जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग वगैरह, उसका कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर लाजमी आए।
सही है ना। अकाउंटिंग आप मिसाल के तौर पर सोशल और वर्क भी कर रहे हैं तो उसमें भी अकाउंटिंग का इम्पैक्ट आ सकता है। जो भी अकाउंटिंग इस कोर्स से पहले भी आपने पढ़ी हुई है उसका इम्पैक्ट आ जाए, और बाकी जो है वो ओवरऑल आप आइडिया से बियॉन्ड भी वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर और आसानी से जो लोग इसको टाइमलाइंस को, मैं इस हवाले से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, टाइमलाइंस के हवाले से जो है वो आपको स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो मार्क्स लूज करते जाएंगे ना। हमारे कौम का एक बड़ा मसला जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हम जो है वो टाइम को जाया ज्यादा करते हैं, तो टाइम आप क्रॉस कर गए तो ऑटोमेटिक समझ लें कि मार्क्स डिडक्शन आपकी होगी, या तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे तो डिडक्टेड मिलेंगे। तो टाइम लाइंस को इसको आप ऑलरेडी नोट कर लें। ये 11th क्लास है, 14th क्लास है, तो बाकी इसके बाद वाली जो है वो क्लास है वो है। तो ये चीजें हैं, टोटल 3 चैप्टर्स हैं हमारे, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना आसान करके समझा दूं कि बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएं। बुक आपके पास अवेलेबल है, और बाकी चीजें भी कोशिश कर लेंगे कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सपोर्ट की जा सके। ऐसी ऐसे यानी एक चाइनीज कहावत है ना कि किसी को अगर आप एक वक्त का खाना खिलाना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ के दे दें, लेकिन अगर आप किसी को जिंदगी भर खाना देना चाहते हैं, जिंदगी भर का खाना देना चाहते हैं, तो उसको क्या करें? सुना हुआ है किसी ने? उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस मुख्तसर से टाइम में, जो कि हमारा बहुत ही मुख्तसर रह गया, 3 हफ्ते का टाइम है तकरीबन, इसमें 8 क्लासें भी हमने लेनी है, और 8 क्लासें तो हमने लेनी ही लेनी है ना, यानी 24 आवर्स का हमारा साथ है। 24 में से आज के 1.5 आवर निकाल दें तो हमारा तकरीबन रिमेनिंग 22.5 घंटे का साथ है। तो इस साथ को हम कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छा साथ बनाएं, इसको एक एक जो है खुशगवार साथ बनाएं। और इसमें जो है वो, अच्छा बल्कि अच्छा याद आया कि टीम वर्किंग के लिए जो है वो एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। कि जब आप ड्रीम वर्किंग करने वाले, खासतौर पे जब ड्रीम वर्क कर लेंगे, सोच लेंगे हमें करना क्या है, अगले 10 साल में हमने इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, क्या प्रेजेंट करना है, और उसके बाद फिर जब अगले 5 साल 10 साल में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके बाद अगला मरहला ये आएगा टीम बनाने का। अच्छा, टीम बनाने वक्त जो है कुछ मसले आते हैं, कुछ लोगों की तबीयतों का इख्तिलाफ होता है, उनके मिजाजों का, उनकी एटीट्यूड्स का इख्तिलाफ होता है, ये एक फितरी चीज है। इसमें आपको जो है वो एक मशहूर मकूला है कि हर बंदा हर काम का नहीं होता। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुना हो ये बात, ये नहीं सुनी, अगर नहीं सुनी तो अभी सुन लें कि हर बंदा हर काम का नहीं होता। सही है, जो अकाउंटिंग वाला है वो मार्केटिंग का नॉर्मली नहीं होता, जो मार्केटिंग वाला है वो नॉर्मली अकाउंटिंग का नहीं होता। ये एक फितरी चीज है। सही है? क्योंकि नॉर्मली मार्केटिंग में एक्सट्रोवर्ट लोग रिक्वायर्ड होते हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर इंट्रोवर्ट्स लोग रिक्वायर्ड होते हैं। अब कौन किस काम का है ये कैसे पता चलेगा? है कोई तरीका ऐसा पता किया जा सके कौन किस काम का है? जी, इसमें एक टेक्निक है, आप नोट कर लें और इसको गूगल बाद में कीजिएगा। MBTI टेस्ट, मैं आपको जो है वो अभी सिंपल करके भी दिखा देता हूँ। ये आप समझ लें कि आपसे रेलेवेंट ही चीजें चल रही हैं, सही है ना, क्योंकि ये जब हम प्रोजेक्ट पे बात करेंगे कि नॉलेज आज के दौर में ना, नॉलेज गेन करना इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉलेज आपको मिल जाती है। आप बल्कि ज्यादा ज्यादा रिलाय जो है, जो क्लासों में हमें बोरियत हो रही होती है ना, उसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली जो है वो हम नॉलेज गेन करने के, पहले जमाने में होता ये था कि नॉलेज जस्ट हमें टीचर से मिलती थी या किताबों से मिलती थी, तो हम जो है वो बहुत फोकस्ड होके, जो यानी जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो बहुत फोकस्ड होके जो है वो पढ़ रहे होते थे। लेकिन अब जो है वो गूगल से और दूसरी तीसरी चीजों से हमें बहुत इजीली नॉलेज मिल जाती है, तो हम उस पर इतना फोकस नहीं रह पाते। तो अब जो मसला है, इसमें मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा कि जो आपको इंशाल्लाह काम आ सकेंगी। एक तो यह है कि मामला है क्या, मैं किस तरफ आपको लेकर जा रहा हूं। मैं आपको चाह रहा हूं कि आप एक जस्ट छोटे से मामले तक ना रहे ना, आप कुछ आगे बढ़ें, कुछ बियॉन्ड हो। सब नहीं, कुछ लोग कम से कम ऐसे हों। अच्छा, मैंने इसको लिखा है, इस पे मैंने लिखा है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अच्छा, ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो बेसिकली है क्या, ये जस्ट आपके सामने मैंने जानबूझ के गूगल गूगल पे लिख के आपके सामने नॉलेज गेन की है। तो इसको जब आप देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी को, तो इसमें हमें पता चलेगा कुछ। क्या पता चलेगा?
अच्छा, ज्यादातर तो आप लोग इंग्लिश बैकग्राउंड वाले हैं, तो इतना मेरे ख्याल में इंग्लिश में मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ हो सकता है मेरी तरह उर्दू बैकग्राउंड वाले भी हों, तो उनके लिए मैं आसान करके इसको उर्दू में भी वो कर रहूंगा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये इल्म के 6 दर्जे हैं। इल्म के 6 दर्जे हैं। इल्म के 6 आप लेवल्स कह लें, सही है। सबसे पहला दर्जा होता है कि रिमेम्बर, सही। कोई भी चीज, जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको अप्लाई करते जाते हैं ना, इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात कर लेते हैं, सही। आपने डिप्रिसिएशन पढ़ा, आपने जो है, अभी मैंने पूछा कि क्या क्या पढ़ा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने ये पढ़ा, सही है। डिप्रिसिएशन पढ़ लिया हमने, जो है ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो ये इसका मतलब है उनको रिमेम्बर है, याद है कि क्या पढ़ा है। लेकिन अगले मरहले में अगर मैं पूछूं, अच्छा डिप्रिसिएशन तो पढ़ा है, क्या समझ में आया था, सही। उस डिप्रिसिएशन के अंदर जो है वो मेथड जो है, स्ट्रेट लाइन मेथड था, डिमिनिशिंग मेथड भी, बाज लोग डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब है अगर वो बता सकें, तो उसका मतलब है कि उनकी सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ याद नहीं है, सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी है। अब ये वाले लोग पहले दर्जे से ऊपर उठ गए, ये बियॉन्ड पहले स्टेप से आगे चले गए। ये लेकिन निस्बतन कम होते हैं, पहले दर्जे वाले निस्बतन ज्यादा होते हैं। उसके बाद दूसरे दर्जे वाले जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाले जो है वो निस्बतन कम हो जाते हैं, लेकिन ये भी अच्छे खासे होते हैं। लेकिन ये दोनों दर्जे मिला के कहलाते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग। ये दोनों बातें जो है ये बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहलाती है। अब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, जो मैं 2013 से जिस पे बात कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास से मुझे कम से कम 1 या 2 या 3 या 4 लोग ऐसे मिल जाएं जो लॉन्ग टर्म में इस पे काम कर सकें, कि हम ये रिमेम्बर क्लासों में पढ़ते चले जा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, उससे पहले फलानी चीज पढ़ी, उससे पहले मार्केटिंग पढ़ी, HR पढ़ा, सप्लाई चेन पढ़ा, इस सब को अप्लाई कहाँ कर रहा है भाई। ये हम पढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आखिर में एक छोटी सी जॉब की तलाश करते हैं, और जॉब जो है वो मिलती है, और उसमें 9 to 5 जो हम परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या गले पड़ गया, और हम उसको प्रॉपरली जो है वो अप्लाई। अच्छा, बिजनेस एजुकेशन पाकिस्तान में, बिजनेस एजुकेशन और बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन, क्या बिजनेस एजुकेशन बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट हो रही है? अप्लाई को हम इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं ना। क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं बिजनेस में उस एजुकेशन को? सही है। इसीलिए आप यूं समझ लें कि बेसिकली आप लोगों का जो टारगेट है, जो बिजनेस एजुकेशन अब तक आपने हासिल की है स्पोर्ट्स में, अदर कोर्सेज के अंदर, उसको जो है वो मेनली, क्योंकि अकाउंटिंग का कोर्स है तो अकाउंटिंग ज्यादा फोकस होगा, लेकिन उसके साथ साथ दीगर कोर्सेज भी, मार्केटिंग भी, HR भी, XYZ, जो जो कुछ आप पढ़ चुके हैं अब तक, फ्यूचर में जो पढ़ेंगे तो उस प्रोजेक्ट को अपडेट करते रहिएगा, लेकिन अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आपके वालिद साहब का बिजनेस है, आपने उसमें अप्लाई करने की कोशिश करनी है, उनसे डिस्कशंस करनी है, उनको बताने से हमने ये थ्योरीज पढ़ी हैं, हमने मार्केटिंग के जो है 4 Ps पढ़ी हैं, क्या आपके बिजनेस में 4 Ps अप्लाई हो रही हैं? हमने कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो 7 Cs पढ़ा है, तो क्या वो अप्लाई हो रहे हैं? हमने अकाउंटिंग के अंदर जो है अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है, उसका ये फायदा है। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, अकाउंटिंग के साथ साथ हम बिजनेस भी पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की होती है ना, तो 3 टाइप के बिजनेस है, 3 टाइप की अकाउंटिंग होगी। तो वो आप कह सकते हैं, अच्छा आपका क्या बिजनेस जो टाइप है वो क्लियर है, क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या पार्टनरशिप है, क्या ये कॉर्पोरेट है, तो कौन से टाइप की है। अच्छा, फिर एक मजे की बात, अभी हम आज जो चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, वो है कॉर्पोरेट, सही है। यानी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी नाम तो है, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं, उनमें से तीसरा टॉप लेवल का जो है, जो बड़े पैमाने पे होता है, वो कहलाता है कॉर्पोरेट लेवल, सही है। अच्छा, उसमें हम पढ़ेंगे कि 2 तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं और प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज होती हैं। तो अब जब हम बात करें हमारे जो है कॉर्पोरेट या हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, वो कितनी हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होंगी जिनके शेयर्स मार्केट में परचेज किए जा सकें, खरीदे जा सकें, बेचे जा सकें, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। कोई आइडिया है कि इसको पाकिस्तान में शेयर्स की खरीदो फरोख्त कहाँ होती है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव चाहिए मुझे, थोड़ा सा आपका इनपुट भी आएगा, भले एक बंदे का ही आए, बाकी लोग खामोश तमाशाई हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर कम से कम स्टॉक 1-2 लोग तो थोड़ा सा एक्टिव। जी, थोड़ा जोर से। सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है PSX, ये जो है ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर कंपनीज की, यानी बिजनेस की, एक बड़े लेवल की बिजनेस की खरीदो फरोख्त होती है, सही है। तो वहां पर कौन से बिजनेस की होगी? पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की, जो अभी हम स्लाइड्स में भी देख लेंगे।
पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की जब आप खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं तो कितनी कंपनीज होंगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड जिनके शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे होंगे? एनी आइडिया? सर लाखों में होगी। लाखों में होंगे, क्योंकि हमारी आबादी करोड़ों में है, तो हम करोड़ों में। लाखों में तो होनी चाहिए कंपनीज। जी ऐसा ही है, जी सर। इसको सर्च कीजिएगा। मजे की बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते पहले भी एक ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, तो उसमें हमारे जो डीन साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब, डीन एंड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस स्कूल, बहरिया बहरिया बिजनेस स्कूल के, उन्होंने बताया कि सिर्फ 580 580 कंपनीज हैं हमारी स्टॉक एक्सचेंज में। कितनी? 580 सर। 580 का मतलब अगर आप, और अच्छा मजीद मैंने इस पे थोड़ा सा सर्च किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया तो वहां तो 500 से भी कम लगी। इसके अलावा फिर कल परसों भी एक और ट्रेनिंग में बात हो रही थी, तो वहां भी एक और साहब जो एक्टिवली अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने स्टूडेंट्स को लेकर गए थे, फैकल्टी मेंबर थे, तो वो बता रहे हैं कि उनको बताया गया 526। तो चलें 526, 580, 500 से कम, 500 से 600, हम 600 भी पकड़ लेते हैं आसान अल्फाज में ना, मैक्सिमम 600। तो आबादी कितनी है हमारी? सर करोड़ों में। 24 करोड़ तखमीना है हमारी आबादी का, तो उसको 600 को डिवाइड करें या 24 करोड़ को डिवाइड करें, कितने बंदों पे एक कंपनी बन रही है? सही है। तो अब यहाँ से एक प्रोजेक्ट का आइडिया मैं खुद फ्लोट कर रहा हूँ, अब इसको कौन ओन करेगा, कौन इसको मैनेज करेगा, कौन लेकर चलेगा, इसमें सुपरवाइज मैं वैसे भी करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म कोई अगर इसको लेकर चलना चाहे तो एक प्रोजेक्ट यहाँ से हमने फ्लोट किया कि पाकिस्तान जैसे करोड़ों की आबादी वाला मुल्क, अगर वहां पर 580 600 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवाम को अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है। इन्वेस्ट कहाँ करें? फिर उसके बाद जो है मौजूद, उसके बारे में आया कि एक्टिव इन्वेस्टर्स हमारे कितने हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? सिर्फ 1 लाख। 24 करोड़ की आबादी में हम फर्ज कर लेते हैं कि 12 करोड़ जो है वो किसी अभी छोटे बच्चे हैं या वो बिल्कुल वो हैं, तो 12 करोड़ तो कम से कम आकिल बालिग सही और दिमाग लोग होंगे ना, 18 साल के अराउंड या उससे ऊपर के। तो उनमें से सिर्फ 1 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, एक नॉर्मल परसेप्शन, मैं खुद इवन अपने फादर से भी डिस्कस करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में नहीं जाओ, वो जो है सट्टे की जगह है। ये कॉन्सेप्ट बन गया, हालांकि स्टॉक मार्केट इतनी जबरदस्त जगह है अगर आप सही तरह समझ के करें। दो चीजें समझें लाजमी, कोई भी काम कर रहा हूँ 3 चीजें लाजमी समझें, 3 सर्कल हम इसको थ्योरी बना सकते हैं फ्यूचर में। मैं इसको रिकॉर्ड भी इसलिए करा रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई मेरे साथ अगर काम करने वाले हों तो बहुत सारे आइडियाज पे हम काम कर सकते हैं। जिस जिस एरिया पे आप फोकस करना चाहें आप अपने एरिया पे फोकस करें। मैं चूंकि मल्टी डायमेंशन काम करता हूं तो बहरहाल मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा होता हूँ। तो 3 सर्कल्स को हम वो कर सकते हैं। एक सबसे पहला सर्कल, जो काम हम करने जा रहे हैं एज अ मुस्लिम, क्या ये शरिया वाइज अलाउ है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ है, नहीं है? अगर नहीं अलाउ तो इसमें मसला क्या है, पिन पॉइंट प्रॉब्लम क्या है? देखें, ये बात कहना बहुत आसान है कि ये काम अलाउ नहीं है, और ये काम कहना भी आसान है कि सब जायज है, सब जायज है। बाज लोग होते हैं ना बिल्कुल बेहतियात तौर पे जो है वो बोलते हैं यार सब सही है, अल्लाह अल्लाह माफ करने वाला है, या सिरे से वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बचाए ऐसे लोगों से। तो जो है अगर हमें रब पर, अल्लाह पर, उसके यौम आखिरत पर यकीन है तो जाहिर सी बात है उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा। तो ऐसे उसमें जो है वो हमें अ, इस चीज को देखना है कि क्या ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको शरिया भी कहते हैं, क्या ये जायज है? पहला सर्कल, नंबर 1, सबसे बिगेस्ट सर्कल। उसके बाद जायज है या इसमें जो नाजायज चीजें हैं उसको हमने स्क्रीन आउट कर दिया, इसीलिए इसमें शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज होते हैं। कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप सिंपल थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कुछ आइडियाज मैं भी दे दूंगा, वहां पर आपको शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज मिल जाते हैं कि 5 क्राइटेरियाज हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप वो काम जो है शरिया वाइज, स्टॉक एक्सचेंज में जब आप काम कर रहे हो तो आप जो है वो शरिया वाइज अलाउड होंगे। सबसे पहला, वो बिजनेस जायज हो, जिस चीज का काम कर रहा है वो जायज हो। फिर उसका जो सूदी कर्जा है उसको देखेंगे, उसने जो अगर सूदी कर्जा लिया हुआ है उसमें आगे जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो जायज हैं या नहीं है, या कितने परसेंट उसमें प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसी तरह फर्दर, यानी ये उसके 5 शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं, वो जैसा आप जब पढ़ना चाहेंगे तो उसकी मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा, वहां से आप तफसील से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला सर्कल हो गया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम जायज है।
अच्छा, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं, किसी भी जिंदगी के काम करते वक्त आप इन 3 चीजों को कर सकते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज है या नहीं है। अगर कोई मसला है तो वो मसला क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो मसला है तो जहां मसला होता है वहां अपॉर्चुनिटी होती है। एंटरप्रेन्योर आप यानी बिजनेस के स्टूडेंट हैं, बीएस के हैं या बीबीए के हैं, बिजनेस ही पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, तो आप आपके लिए जो है एज अ एंटरप्रेन्योर वहाँ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को हम कहते हैं लैंड ऑफ प्रॉब्लम, बेसिकली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर बहुत कुछ आप कर सकते हैं, अभी बहुत सारे जो है ना यहाँ पर काम किए जाने की गुंजाइश है। तो उसमें जो है वो हमने बात कर ली कि इस्लामिक सर्कल में देख लिया कि क्या ये काम जायज है या प्रॉब्लम है तो क्या है। दूसरा सर्कल आपने देखा लीगल दायरे में, क्या ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जायज है, लेकिन जो मुल्की कवानीन है उनकी पाबंदी भी हमें करनी चाहिए। तो वो कवानीन क्या कहते हैं इस हवाले से, जिसको आप लीगल कंप्लाइंस कह सकते हैं, उसको भी फॉलो करना चाहिए। तीसरा जो है वो काम भी जायज है, शरिया वाइज भी जायज है, मुल्की कवानीन भी इजाजत देते हैं, लेकिन आपके अपने सिनेरियो में, आपके अपने सर्कमस्टांसेस में क्या ये पॉसिबल भी है करंटली, जब आप जिस वक्त का डिसीजन ले रहे हैं उस वक्त के लिहाज से, जिसको आप बिजनेस वायबिलिटी आप कहते हैं नॉर्मली बड़े पैमाने पे। जब आप आगे चल के मैनेजर्स बनेंगे इंशाल्लाह, तो आप बिजनेस वायबिलिटी कहते हैं कि बिजनेस वायबल है भी या नहीं है। आप बहुत आइडियलिस्टिक तो नहीं सोच रहे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हो तो आइडियलिस्टिक हो जाए, होना पड़ता है। अल्लामा इकबाल जब 1928 में या जब भी जो है वो ख्वाब देख रहे थे पाकिस्तान बनने का, तो दैट वाज इम्पॉसिबल। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ एक हिंदू अक्सरियत थी, एक बहुत नामुमकिन सी चीज थी। लॉन्ग टर्म जब आप विजन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा जो है सरफिरा उठता है, वो उसको जो है वो ओन करता है, उसको लेकर चलता है और फिर आगे कामयाब हो जाता है, या नाकाम भी होता है तो कोई बात नहीं, आखिरत में कामयाब सही इंशाल्लाह। तो ये जो है बेसिकली ये 3 सर्कल्स को देखते हुए जहां मैच कर रहे हूँ, आपके अपने स्किल्स, आपके अपने शौक, ये सारी बिजनेस वायबिलिटी के अंदर आप ला सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली पहला दर्जा है नॉलेज का या इल्म का याद रखना, रिमेम्बर, जैसा कि आपने याद रखा, अंडरस्टैंड, उसको समझना, उसके बाद फिर उसको अप्लाई करना। डिप्रिसिएशन हमारे यहाँ कौन से मेथड यूज हो रहे हैं, ट्रेडमार्क तो खैर हमारे यहाँ बहुत ही कम मामला हैं, कोई आपको केस स्टडी इस तरह की मिल जाए कि ट्रेडमार्क उसने यूज किया हो नहीं हो। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अप्लाई करने की तरफ जाना है, ये वाला आपका फिलहाल फोकस है। इससे आगे चल के एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, मैं तो चाहूंगा कि आप क्रिएटिंग के मरहले पे हो, आखिरी मरहले पे हो। सही है, आप लॉन्ग टर्म जो इमेजिन कर रहे हैं बेसिकली विजनिंग, ये क्रिएटिंग पे जा रहे हैं। लेकिन सारे ना भी जा पाए ना, कम से कम हर ग्रुप का एक बंदा इमेजिनेशन, डिजाइन, प्लान और क्रिएट के मरहले पर हो, बाकी लोग कम से कम प्लानिंग के मरहले, अप्लाइंग के मरहले पर हो। और एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग ऑलरेडी ऊपर वाले उसमें आ जाएगा। तो जो बंदा क्रिएटिंग पे है वो उससे पहले एनालाइज भी करेगा, इवेल्युएट भी करेगा। तो ये जो है ये बेसिकली आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी, सिंपल मैंने आपके सामने गूगल किया है, कोई मैंने छुपाई हुई कोई चीज नहीं निकाली, कोई प्रेजेंटेशन बनी बनाई नहीं निकाली, जस्ट आपके सामने ब्लूम्स टेक्सोनोमी में गया हूँ, उसके बाद इमेज में गया हूँ। इमेज में चूंकि समझना समझाना आसान हो जाता है, तो वो मैंने आपको जो है यहाँ से सिखा दिया। और जो आप लोगों में से जो इसको अप्लाई करना चाहेगा जिंदगी में, वो इसके फर्क खुद देख लेगा। आप ऑलिट अप चलेंगे उसमें, और एक इस ब्लूम्स टेक्सोनोमी के सामने रखते हुए चलेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी आपकी। सही, क्रिएटिंग वाले मरहले तक या इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग वाले मरहले तक निस्बतन कम होते हैं। ये पैराडाइम आपको खुद ब खुद बता रहे हैं ना, पैरामाउंट जो भी इसका जो टेक्सोनोमी है, कि शुरू वाले मरहलों में लोग ज्यादा होते हैं, उसके बाद कम होते चले जाते हैं। तो क्रिएटिंग वाले मरहले तक बहुत कम रह जाते हैं। तो अब उनमें से हर एक सोच ले कि मैं किस पहलू से जो है इसमें अपने लिए फायदा हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा जी, अब एक और चीज जो मैंने यहीं से कनेक्ट करनी है, ड्राइव करनी है, कि हमने ड्रीम वर्क की तो बात कर ली है, क्रिएटिंग वाले जो है ड्रीम वर्क करेंगे और ये अपने साथ लोगों को मिलाएंगे अप्लाइंग में और दीगर उसमें। अब इसमें टीम वर्क की बात हम करने जा रहे हैं ना। टीम वर्क में मैं आपको 2 टूल दे रहा हूँ और वो भी गूगल बाबा के जरिए। सही है, नॉलेज आज के दौर में रिमेम्बर करना, रिट्राइव करना, अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सारी चीजें जो है वो, मैं तो कोशिश कर रहा था कि क्लास आपकी लैब में होती, कि हम कंप्यूटर को साथ साथ यूज कर रहे होते। नॉलेज जो है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं वो तो हम पढ़ लेंगे, सही है, लेकिन मसला ये है कि उस नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए। और एक दफा आपको ये अप्लाई करना आ गया तो फिर आप हर चीज को अप्लाई कर सकेंगे बहुत अच्छे से अंदाज में। सही है, तो अब दूसरी चीज जो मैं चाह रहा हूँ टीम की तरफ जाने का, वो है टीम बिल्डिंग स्टेजेस।
अच्छा जी, ये भी एक बड़ी जबरदस्त सी चीज है, और इसका फायदा भी आपको सिर्फ इस कोर्स की हद तक नहीं होगा, इस कोर्स से बहुत बियॉन्ड होगा। टीम बिल्डिंग स्टेजेस जो है वो बेसिकली, टीम बिल्डिंग स्टेजेस, हम ये डायग्राम ले रहे हैं, जस्ट मैंने लिखा आपके सामने, गूगल बाबा को पूछा टीम बिल्डिंग स्टेजेस, और फिर ये इमेज में जाके ये एक इमेज जो है ये मैं लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा सा उसको लार्ज करूंगा। अच्छा, अब टीम बिल्डिंग स्टेजेस में क्या कहते हैं कि जहां भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिल के काम करना चाहेंगे, वो टीम आप कह सकते हैं, टीम है। अब वहां पर मसला क्या आता है कि वक्त तो गुजरता है, गुजर जाएगा, टाइम, एक एक हॉरिजॉन जो है वो आपके पास टाइम का है। एक एलिमेंट है टीम इफेक्टिव। बाज टीम्स, आपने इवन क्रिकेट की टीम्स आपने देखा होगा, बाज औकात लगता है कि यकजान होकर लड़ रहे हैं, फील्डिंग से लेकर और बैटिंग तक और बॉलिंग तक सब जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और बाज औकात ऐसा लगता है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ये खेल आपस में ही रहे हैं, यानी दूसरी मुखालिफ टीम के मुकाबले में आपस में एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टीम बिल्डिंग स्टेजेस अगर आपको समझ में आ गए ना, तो जिंदगी में आपको टीम वर्किंग करना आसान हो जाएगी। और टीम वर्किंग कहाँ नहीं होती है, कहीं हम उसको नाम देते हैं टीम वर्किंग का और कहीं नहीं भी देते। आप मिसाल के तौर पर घर है, घर भी तो जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करें वो टीम वर्क हो सकता है, अगर वो ढंग से काम करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। और वो क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक आता है कि शादी के बाद कुछ मसाइल होते हैं, तो वो भी इसके अंदर इस डायग्राम से आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जॉब नई ज्वाइन करते हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स आते हैं, नई जगह पे जाके एडजस्ट होना मसला होता है, वहां भी बेसिकली ये डायग्राम आपको सपोर्ट कर सकता है कि ये जो वक्त है ये छोटा सा वक्त है, ये गुजर जाएगा। सही। इसमें सबसे पहला जो है वो फॉर्मिंग, टीम आपकी बन गई, मिसाल के तौर पर आपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो टीम बना ली। अब अगला मरहला नॉर्मली आता है जो कि नहीं आना चाहिए, वो है स्टॉर्मिंग। अब जितना आपने केयरफुली टीम बनाई होगी उतना आसानी से ये मरहला गुजर जाएगा, स्टॉर्मिंग वाला। नहीं, फॉर्मिंग के टाइम पे, टीम बनाने के टाइम पे आपने सोचा होगा अच्छा मेरी ये सलाहियतें हैं, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इनिशियल प्रपोजल आपने बना के फिर पॉसिबल टीम मेंबर्स से शेयर किया होगा, बताया होगा अच्छा मैं इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ, कौन इस पे दिल से काम करने वाला है। तो उसके बाद जो है ना वो स्टॉर्मिंग का मरहला, स्टॉर्मिंग कहते हैं टकराव। सही है, टकराव का मरहला जिसमें एक दूसरे की टांगे खींची जा रही होती हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स होते हैं, एक दूसरे का मिजाज मिजाज नहीं मिल रहा होता, वो मरहला जो है वो आपका निस्बतन शॉर्ट हो जाएगा, वो मरहला हो सकता है स्किप हो जाए अगर आपकी फॉर्मिंग ऑफ द टीम अच्छे अंदाज में हो। अच्छा, लेकिन फर्ज करें कि बाज़ औक़ात आपके अपने इख्तियार में नहीं होता, यहाँ तो मैं आपको अपना इख्तियार दे रहा हूँ कि आप अपनी टीम बनाएं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि नहीं, टीम आपको अपने इख्तियार में नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस जाते हैं जॉब करने के लिए, या आप उससे भी ज्यादा अच्छी मिसाल है आपके अपने घर में आपके बहन भाई हैं, आपके जो है वो आपके अपने इख्तियार में नहीं है फॉर्मिंग, आपके बहन भाई हैं बस हैं, तो आप क्या करें, आपको चेंज नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा कुछ बहन भाई हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती है, और कुछ है जिनसे स्टॉर्मिंग ही स्टॉर्मिंग रहती है, उनसे टकराव ही टकराव रहता है, उनसे बनती नहीं है। तो बेसिकली उसमें आपको अभी जो हम एक और टेक्निक पढ़ेंगे एमबीटीआई टेस्ट, वहां काम देगा कि हर बंदा हर काम का नहीं होता, बेसिकली कुछ लोग कुछ काम के होते हैं, कुछ लोग दूसरे काम के होते हैं। तो एमबीटीआई टेक्निक हमें बताती है कि कौन किस काम का है, उसमें सबसे पहले आप अपने आप को जज करें कि मैं किस काम का हूँ। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो अपने टीम मेंबर्स से कहें कि वो भी एमबीटीआई टेस्ट करें, तो उसके बाद जो है वो आप अपने आप को, अपनी जात को, अपने इर्द गिर्द लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और जब समझ जाएंगे ना, तो ये स्टॉर्मिंग का मरहला बेसिकली आता ही जब है जब आप समझ नहीं पा रहे होते, एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझ पा रहे होते, तो स्टॉर्मिंग होती है। एक दूसरे से मुख्तलिफ होना मसला नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात ये मुफीद होता है, आमतौर पर मुफीद होता है अगर एक दूसरे को समझा हुआ हो ना कि अच्छा यार इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो हम नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फॉल्टी नहीं बनाई, हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इसकी करेक्टरिस्टिक है कि इसने अच्छा इंट्रोवर्ट रहना है, इसने ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, इसके इंट्रोवर्ट है, इसको ज़्यादा जो है ना ज़्यादा छेड़खानी ना करो, उसको ज़्यादा जो है ना फ्रंट पे ना लाओ। किसी को बैक एंड पे रहना होगा, किसी को फ्रंट एंड पे आने की आदत होगी, उसका अच्छा यार कोई बात नहीं, इसने फ्रंट पे रहने की इसकी आदत है, आगे बढ़ के बोलने की, कोई बात नहीं, इसको यही वाले काम दो जो बोलने वाले काम है। किसी की सर्चिंग की आदत होगी। तो ये स्टॉर्मिंग का मरहला ऑटोमेटिक जो है जब आप एमबीटीआई समझ जाएंगे तो ये स्टॉर्मिंग का मरहला मिनिमाइज हो जाएगा, या हो सकता है एलिमिनेट हो जाए। और जब स्टॉर्मिंग होती है तो उसके बाद नॉर्मिंग का मरहला भी आता है कि आप नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, चीजें समझ जाते हैं, अच्छा ये हो गया ये हो गया। और फिर एक्चुअल जो टीम वर्किंग परफॉर्मेंस का मरहला आता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपके वाले केस में बहुत शॉर्ट टाइम है, सिर्फ आपके पास जो है वो 3 हफ्ते हैं, इसमें आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैं कोशिश करूंगा मार्क्स आपको अच्छे दूं, लेकिन अगर आपकी तरफ से इनपुट नजर आया, अगर आपकी तरफ से लगा कि जस्ट काम चलाओ है तो बस सही है, काम चलाओ पॉलिसी हमें भी आती है, तो
परफॉर्मिंग जो है वो इस मरहले पे जो है वो जितनी जल्दी आप पहुंच जाए उतना अच्छा है। और अगेन ये डिपेंड करेगा फॉर्मिंग कैसे हुई, तो उसमें स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग का टाइम बच जाएगा। अदरवाइज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बंदा भी मैं अलाउ कर रहा हूँ, कि किसी को लगता है यार मैं टीम बनाने के चक्कर में मेरे 3 हफ्ते तो वैसे ही गुजर जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप अब फिर वन मैन शो बन जाए, वन मैन आर्मी बन जाए। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर काफले आते गए कारवां बनता गया, तो आप अकेले ही चल पड़े, अगले मरहलों में टीमें बनती रहेंगी। सही है, तो परफॉर्मिंग पे हमें जो है फोकस रखना है। और इसके बाद जो है एडजॉर्निंग कहते हैं इख्तिताम। सही है? कोई भी टीम जो है वो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत वाला मामला है कि हर चीज को फना है। सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा हर चीज़ फना होने वाली है, तो टीम भी जो है इख्तिताम तक पहुंचती है। सही है, जिंदगी खत्म हो जाती है या कोर्स खत्म हो जाता है। आपके वाले केस में बहुत छोटा सा कोर्स है, ये खत्म हो जाएगा। आगे जो चलना चाहेगा अच्छी बात है, नहीं चलना चाहेगा तो कोई बात नहीं, यही वाइंड अप कर लीजिएगा। तो ये जो है ये आपकी टीम बिल्डिंग स्टेजेस करके मैंने समझाया। इसी को आप मुख्तलिफ जगहों पे, इवन अपनी जो है फ्यूचर की शादी पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जो है वो फ्यूचर के बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर की जॉब पे, करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। सही है, मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की कुछ चीजें आपको दे दी जाएं, जो मिलेंगी गूगल से ही, मिलेंगी पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से, लेकिन नॉर्मली हमारा जहन उस तरफ नहीं जाता। हमारा जहन नॉर्मली जो है वो लिमिटेड होता है, क्रिकेट पे जाता है, XYZ चंद चीजों तक स्टक होकर, सियासत पे स्टक होकर रह जाता है। सियासत भी करें लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सियासत की तरफ हो ना, तो प्रॉब्लम क्रिएशन वाली सियासत ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए एक मुफीद हो सकती हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं आखिरी टेक्निक की तरफ जाता हूँ टीम बिल्डिंग के अंदर, जो है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। सही, ये जो है ये टेक्निक भी अगेन गूगल बाबा से हम कहते हैं MBTI। MBTI मायर्स बर्ग टाइप इंडिकेटर। MBTI बेसिकली माँ, और आप उर्दू में भी आसानी से समझ सकते हैं, एम से मुराद माँ, बी से बेटी। इत्तेफाक से ये मायर्स और बर्ग्स दोनों माँ बेटी थी। 1945 में इन्होंने ये टेक थ्योरी दी, और हम 2024 में यानी 80 साल बाद पढ़ रहे हैं तकरीबन। सही, तो लेकिन हम 80 साल बाद भी पढ़ के अप्लाई कर सकें तो क्या ही बात है। तो इसमें जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो, रिमेंबर पहली बात हमें पता ही नहीं ना, अभी तो हम पहले दर्जे पे हैं, इसी के MBTI की बात करें पहला दर्जा है, उसके बाद हम समझ लें, उसके बाद उसको अप्लाई कर सकें, तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत मजेदार, हमारा एक नया बंदा डिस्कवर कर सकती है हमारे अपने अंदर से। अल्लामा इकबाल कहते थे ना, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ तमस्खुर नहीं इसमें वल्लाह नहीं है। तो ये जो है ये यानी मतलब ये था कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, हम अपने आप को नहीं जानते सही तरह। और जब अपने आप को जान लेते हैं ना, वो कहते हैं मारिफत जात जो है मारिफत रब की तरफ लेकर जाती है, यानी अपनी आप को पहचानना, मारिफत कहते हैं पहचानना, अपने आप को पहचानना, मेरी क्या सलाहियतें हैं, मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरी क्या बुराइयां हैं, खुदा न खास्ता। तो उन जब आपको पता होगा ये चीजें बुरी हैं, तो आप उसको टारगेट बना के उसको स्मार्ट गोल टेक्निक के जरिए उसको जो है वो दूर कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब पता ही नहीं होगा कि अच्छा ये बुराई भी है, तो आप उसको नहीं दूर कर सकेंगे। तो MBTI जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो इसमें सिंपल में जा रहा हूँ, MBTI टेस्ट भी लिख सकता हूँ, MBTI पर्सनालिटी टाइप भी लिख सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप में से हर बंदा, सही, अपना जो प्रपोजल बनाए उसमें जितने भी टीम मेंबर्स हों उसमें इसके टेस्ट रिजल्ट लिखे। अब वो टेस्ट किस तरह होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें आपको कोई ब्लड सैंपल नहीं देना, इसमें आपने जस्ट क्या करना है, सिंपल हमने लिखा है गूगल पे MBTI टेस्ट। इसमें पर्सनैलिटी टाइप ये सबसे पहले आ रही है 16 पर्सनैलिटीज, और यही इस चीज को वाजे कर रहा है कि कह रहा है कि दुनिया में हर बंदा हर काम का नहीं होता। 16 तरह के अफराद हैं। सही, 16 तरह के अफराद हैं जिनके कैरियर्स भी अलग होंगे, जिनके बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। तो जब आपको अपना पता होगा कि मेरी क्या टाइप है और दूसरे की क्या टाइप है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि जस्ट आप सही टीम बना सकेंगे, और लॉन्ग टर्म में भी आपको मुफीद होगा और शॉर्ट टर्म में भी मुफीद होगा। जस्ट आप में इसमें थोड़ा बहुत फर्दर इसको पढ़ना चाहें पढ़िएगा, लॉग इन वगैरह करना चाहें करिएगा, बाकी जो टेस्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें ये आपको खुद गाइडलाइन दे रहा है कि करना क्या है। complete the test by yourself and answer honestly to find out your personality type। इसमें यानी ये जो टेस्ट आपने देना है, कोशिश करें कि इसमें किसी और फर्द से हेल्प ना ले। कोई इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आ रहा, सिंपल साइड में जो है वो ट्रांसलेटर खोल लें, गूगल ट्रांसलेटर खोल लें, और कुछ खोल लें, लेकिन किसी फर्द के साथ आप बैठ के करेंगे ना तो उसका नुकसान ये होगा कि वो आप पे इन्फ्लुएंस करने का चांस ज्यादा है। सही, या किसी फर्द को रखें साथ में तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हद तक।
अपने जवाब आप खुद दें, वैसे बेहतर ये तन्हाई में दें। उसकी वजह एक बात चीजों में इंसान शर्मा रहा होता है, वो नहीं उस तरह उसका जवाब देना चाह रहा होता। कोई ऐसी वैसी इसमें बात है नहीं शर्म वाली, लेकिन बहरहाल वैसे भी हमारी आदत है काम की चीजों में शर्माने की। तो उसमें जो है ये आप टेस्ट खुद करें और इसको जो है वो कोशिश करेंगे किसी और ऑनेस्टली जवाब दें, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आए ना वो आपके लिए एक एक जिसको आई ओपनिंग चीज होगा। इसका जब आप रिजल्ट आएगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर INTJs हो सकते हैं, एक्स ESTJs हो सकते हैं, XYZ और बहुत सारे इसके 16 टाइप्स हैं, तो 16 इसी तरह ये 4 वर्ड्स पे बनता है। तो उसके बाद काम दूसरा शुरू होता है कि उसको फर्दर एक्सप्लोर करना, इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, इनको किस तरह जो है लोगों के साथ रहना पसंद है, कि कौन से कैरियर्स इनके लिए सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए। अभी कैरियर प्लानिंग में बहुत काम आ सकता है, अभी जैसे मैं ये आपके लिए एक आध करके दिखाऊंगा भी, तो उसमें कैरियर प्लानिंग में आपको काम आ सकता है, रिलेशनशिप में काम आ सकता है। अच्छा, ये किन लोगों के साथ बेहतर अंदाज में एडजस्ट हो सकते हैं, किन के साथ एडजस्टमेंट मुश्किल हो सकती है। सही है, एडजस्टमेंट तो हर एक की दूसरे से हो सकती है, खासतौर पे जब आप अंडरस्टैंड कर पाए, जब आपको पता हो गया यार सामने वाले की ये मैन्युफैक्चरिंग मामला है, उसकी बेसिक खासियत है, तो वो आप फिर उसको टाइम देंगे, उसको जो है वो इजी रखेंगे। अदरवाइज जो है फिर टाइम अपना भी और उसका भी वो होगा। तो ये जो है ये हो गया। फिर इसके बाद व्यू डिटेल्ड रिजल्ट, लर्न हाउ योर पर्सनालिटी टाइप इन्फ्लुएंस मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। सही, ये कह रहा है कि जब आप टेस्ट कर लें तो उसके बाद उसके डिटेल्ड रिजल्ट्स को सेफ रखें, उसको जो है महफूज रखें, कंट्रोल भी करके उसको अपने पास महफूज रखिएगा। और मैं शायद उसमें प्रपोजल में भी आपको लाजिम करूं कि हर बंदे का MBTI टाइप जो है उसमें आना चाहिए, एक टेबल बना के एक पावर पॉइंट के अंदर, उसमें से हर टीम मेंबर का जो MBTI टाइप कौन सा है वो आना चाहिए उसमें। सही। फिर इसी तरह अनलॉक योर पोटेंशियल, ग्रो इनटू द पर्सन यू वांट टू बी विद द ऑप्शनल। सही है, यानी अब इसमें जो है वो आप अपने आप को, जब आपको चीजें पता चल जाएंगी तो आप उसको वो कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ही है, अब ये इन्होंने सवाल पूछा है, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स। अब ये सवाल है, लिकट स्केल आपको ऑलरेडी पता है कि आप बहुत ज्यादा इस पे एग्री हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे हाँ यार नए फ्रेंड्स बनाना तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो बहुत इजीली बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। तो जो है दैट्स बात है, हम अज्यूम करेंगे कि एक मुस्लिम माशरे में रह रहे हैं, तो जो बॉयज हैं वो बॉयज को फ्रेंड बनाएंगे, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स को बनाएंगी। एक दैट्स बात है, हम सेकुलर माशरे में तो है नहीं, मुस्लिम माशरे में है, मुस्लिम माँ बाप के बच्चे हैं तकरीबन सब। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, तब भी कोई बात नहीं, बेसिक एथिक्स हैं ये तो हमारे माशरे का एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर जो है ये सवाल आया है कि रेगुलरली न्यू फ्रेंड्स बनाना आसान है, तो अब अगर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है तो आपने इस पे क्लिक कर दिया। अगर आप समझते हैं यार बात तो सही है लेकिन इतना इजी नहीं है, हर एक को नहीं, मैं थोड़ा सोच समझ के बनाता हूँ, ये बनाती हूँ, तो ये जो है ये आप इस पे क्लिक कर दिया। सही है, ये अब थोड़ा डिम हो गया क्योंकि उसने कहा एक दफा आपने जवाब दे दिया, लेकिन उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तो आप मिसाल के तौर पर ये सबसे ज्यादा एग्री, आप मोस्ट एग्री या टोटली एग्री, ये जो है समहाउ एग्री कर लें आप इसको। अच्छा, आप कहते हैं जो इंट्रोवर्ड्स हैं, अच्छा यहाँ से मैं अगेन आपको ड्राइव करता हूँ ना, ये इंट्रोवर्ड्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है नए फ्रेंड्स बनाना। सही है, इंट्रोवर्ड्स जो है वो अपनी जिंदगी में आप मगन रहना चाहते हैं, वो चंद फ्रेंड्स बनाते हैं लेकिन जिंदगी भर उसको कायम रखना चाह रहे होते हैं। उसके मुकाबले में एक्सट्रोवर्ड्स जो है वो फ्रेंड बहुत इजीली बना लेते हैं। ये बातें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी या हो जाएंगी। तो अब जो इंट्रोवर्ड है, हाईली इंट्रोवर्ड है, वो डिसएग्री करेगा, टोटली डिसएग्री। जो थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ड है वो थोड़ा समहाउ डिसएग्री करेगा। बीच में अगर आप क्लिक करते हैं ना, जिसका मतलब है नाइदर दिस साइड नाइदर नॉट दैट साइड। सही है, लेकिन वो प्रिफरेबल नहीं है। जवाब आप कोशिश करेंगे इन तीन या इन तीन में से दें, और सोच समझ के दें, ऑनेस्टली दें, जो अपने आप से सिंसियर होके दें, तो इसका जो है वो आप फायदा खुद आखिर में महसूस करेंगे। तो खैर इसी तरह सवाल, तमाम सवालात पढ़ते जाएंगे और उसको जो है वो जवाब देते जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जब आप सारे सवालात क्लिक कर लिए होंगे तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, अदरवाइज अभी नहीं जाने देगा। तो ये जो है ये जब आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आएगा पर्सनालिटी टाइप। पर्सनालिटी टाइप में जो है मिसाल के तौर पर आपका जवाब आया, जो कि नहीं आएगा, बहुत रेयर लोग होते हैं ये INTJs में, एक फर्द को जानता हूँ जो INTJ है। अब उसके बाद ये जवाब आया, अब इसकी पूरी फॉर्म क्या है, INTJ या इस तरह ESTJ या ESFP, इस तरह का कोई आपका जवाब आएगा, तो वो आपने नोट करके रखना है, वो आपने अपने प्रपोजल और रिपोर्ट के अंदर टीम टीम बिल्डिंग के अंदर जो है उसको बताना है। अब उसको जब आप पढ़ेंगे ना, आई से मुराद क्या है, इंट्रोवर्ट। सही। एन से मुराद है इंट्यूटिव, विजदान, यानी वो होता है ना यार मेरी छठी हिस्स ये कह रही है, तो ऐसे लोग जो है नॉर्मली इंट्यूटिव वाले होते हैं कि यार क्या होने वाला है वो उनको थोड़ा सा पहले से अंदाजा होता है। कोई जादूगर नहीं होते, कोई वो नहीं होते, बस ये अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है, दो और दो चार कर लेते हैं और जो है वो
फ्यूचर के थोड़ा सा जो है वो, अब यहाँ पर ये ड्रीमिंग वाला काम ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं नॉर्मली। अच्छा, इसी तरह थिंकिंग, ये थिंकर होते हैं, इसके मुकाबले में दूसरे फीलर्स होते हैं। फिर ये जजमेंट परसीविंग के मुकाबले में है। तो ये चार जो है बेसिकली, ये चार दूसरे चार, ये यहाँ पर आपको साइड पे ये बनी हुई भी आ रही है, आई के अगेंस्ट होता है INTJ वर्सेस, यानी आई इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, इसी तरह इंट्यूटिव वर्सेस कुछ और सिंसियरी है। फिर इसी तरह जो है वो और दूसरे तीसरे थिंकिंग वर्सेस फीलिंग है, जजमेंट वर्सेस परसीविंग है। तो इन चार के कॉम्बिनेशन से 4 चौक 16 यानी 4 4 16, तो टोटल 16 पर्सनैलिटी टाइप बनती है। जब मिसाल के तौर पर ये हमने INTJ निकाल ली, सही है, इसके एक तो इसने कोई टाइप नाम दिया होगा, बाज लोग इसको आर्किटेक्ट कहते हैं, बाज लोग जो इसको मास्टरमाइंड कहते हैं, बाज लोग इसको और दूसरे तीसरे नाम देते हैं। तो हम जो है वो उसको मिसाल के तौर पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये हमें भाई इसके बारे में फर्दर हमें चीजें मिलती चली जाएंगी। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि जिनको दिलचस्पी होगी वो खुद फर्दर गूगल कर लेंगे, गूगल बाबा से हेल्प ले लेंगे, और जिनको दिलचस्पी नहीं होगी उनको मजीद बोर करना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो हम इसको जो सर है ये यहीं पर जी। सर जिनका पुराना टेस्ट हुआ हुआ है ये वो अपलोड कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त। अगर क्या नाम है आपका, पुराना टेस्ट आपने किया हुआ है? कब किया हुआ, कितना पुराना है? सर कुछ महीने पहले का ही है। कुछ महीने पहले गए, चले अच्छी बात है। अगर आप उस पर कंफर्म हैं, श्योर हैं, तो उसी को कर लें, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है सर। सही है। चले, क्या नाम था आपका माशाल्लाह? उमर सर। उमर, मोहम्मद उमर। उमर तो 3 है हमारी क्लास में पूरा। सर 1 1 2 3। 1 2 3। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो एक एक जो है मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक ड्रीमर तो हमें मिल गए हैं, बाकी भी जिन्होंने खुद से अपनी ज़ात को पहचाना हुआ है या पहचान लेंगे, तो ये एक मुफीद चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए हो सकती है।